हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक का और रिसेंट ट्रेंड सीरीज चल रहा है। इलेक्ट्रिकल मशीन में इंडक्शन मशीन पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करे थे, कुछ क्या एक ही क्वेश्चन किया था और बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। और स्टार्टर के न्यूमेरिकल भी करे थे। अब एक मिसलेनियस क्वेश्चन और है जो कि हमने पिछले लेक्चर में नहीं किया, अब करेंगे उसको। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट 2019 में पूछा गया और मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे फुल कोर्स में करवाया हुआ है, बट प्रॉमिस था कि 18 से लगा के 22 तक कर रहे हैं, तो इस वजह से एक बार और करवा देते हैं, है ना। और ये हूबहू क्वेश्चन आपके कंसेक्यूटिव 2 ईयर में पूछा गया। सेम क्वेश्चन एक 18 में आया था, 19 में आया था, है ना। 18 में और 19 में आया था शायद, है ना, या 19 या 20 में आया था। मेरे ख्याल से 18-19 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। मतलब दो कोई ऐसे साल है जिसमें लगातार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ डेल्टा कनेक्टेड 3.7 किलोवाट 400 वोल्ट लाइन 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर पर फेज रेफर टू द स्टेटर। R1 R2 X1 X2 दे रखा है। नेग्लेक्ट शंट ब्रांच इन द इक्विवेलेंट सर्किट। द स्टार्टिंग लाइन करेंट इन एम्पेयर, है ना, ध्यान रखना मिली एम्पेयर भी कई बार लिख देते। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट लाइन 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है आपका। अगर मैं इक्विवेलेंट स्टेटर बनाए, रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस बना देते हैं और रिएक्टेंस बना देते हैं, ठीक है। चलो R1 स्टार्टिंग पे है तो R1 और R2 बाई S करते हैं, बट स्टार्टिंग पे S क्या होता है? 1 होता है, तो सिर्फ R2 लिख रहा हूं मैं। X1 और ये X2 हो गया। और यहां पे सप्लाई आपका जो है, सप्लाई वो दो तरीके से दे रखा है। क्या दे रखा है? शुरुआत में डेल्टा है, सबसे पहले डेल्टा। तो डेल्टा में क्या होता है? लाइन और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे इनकी वैल्यू गिवन है। इनकी वैल्यू क्या क्या गिवन है? फटाफट लिख देते हैं हम लोग। इनकी वैल्यू गिवन है, क्या क्या है? R1 R2 5.39 R1 है और R2 है 5.72 और X1 X2 बराबर है, मतलब 8.22 है, 8.22, ठीक है। और आपसे क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे कि अगर हम सप्लाई चेंज कर दें, सप्लाई कितना है? 100 वोल्ट कर दें और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज कर दें, तो आपका लाइन करंट, क्या पूछा है? लाइन करंट कितना होगा, यही पूछा है। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, नेटवर्क का क्वेश्चन है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगा हुआ है और आपको सारी वैल्यू पता है, और फिर आपको बोला है वोल्टेज चेंज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तब आपका करंट क्या होगा। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे सप्लाई और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हमारे सर्किट में इंपैक्ट पड़ेगा क्या? देख लेते हैं। वोल्टेज से कुछ चेंजेस आएगा? वोल्टेज में इन इक्विवेलेंट पैरामीटर पे कोई दिक्कत आएगी? नहीं दिक्कत आएगी। बट फ्रीक्वेंसी से, रेजिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, बट रिएक्टेंस क्या होता है? ओमेगा एल। X इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब X इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। F बोल सकते प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज पे अगर ये रिएक्टेंस है तो 10 हर्ट्ज पे ये रिएक्टेंस की वैल्यू बदलेगी, है ना। और लीनियर रिलेशन है, इस वजह से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि X1 और X2 को दोनों को प्लस करते X टोटल कितना आ जाएगा? 8.22 इंटू 2, तो टोटल रिएक्टेंस ये कितना है आपका? 16.44। तो हम ये बोल सकते हैं कि 50 हर्ट्ज पे XT टोटल ये है आपका 16.44, तो 10 हर्ट्ज पे कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये निकाल लें, तो ये हो जाएगा 16.44 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, मतलब 5 डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल XT हो जाएगा इस बार 3.288, ठीक है, 3.288 ओम, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस में बदलाव हो गया। चलो बाकी सारी चीजें क्या है? आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट निकालना है अगर आपको, तो देखो यहां से कलर चेंज कर लेते हैं। करंट निकालना है तो फेज करंट, अगर, क्योंकि इक्विवेलेंट ये क्या है? पर फेज है, तो फेज करंट निकलेगा। फेज करंट निकलेगा मतलब फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट R1 और R2 का होल स्क्वायर प्लस X टोटल का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस, बिल्कुल सिंपल है, नेटवर्क का क्वेश्चन है, इंडक्शन मशीन का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये, ठीक है। फेस, अब डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड मतलब कि डेल्टा में लाइन और फेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय, और
ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दो 5.39 5.72 5.39 प्लस 5.72 का होल स्क्वायर और टोटल रिएक्टेंस कितना है 3.288 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो पर फेज आ जाएगा 8.631 एम्पेयर। ये हो गया आपका फेज करंट। अब आपसे क्या पूछा है, लाइन करंट पूछा है और डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट इक्वल टू √3 IPH। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें अगर हम लोग √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू 8.631, ये हो गया आपका 14.94 एम्पेयर इज द लाइन करंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और गेट 2019 का पेपर वैसे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी पेपर बना था गेट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी था कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या पैरामीटर में चेंज होगा। क्वेश्चन डराने के लिए बड़ा डेल्टा कनेक्टेड, क्योंकि डेल्टा स्टार में क्या, स्टार तक तो ठीक है, बट डेल्टा जैसे ही नाम सुनते हैं स्टूडेंट घबरा से जाते हैं, अरे सर डेल्टा पूछ लिया, अब तो हम रिलेशन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लाइन निकाल के स्टार कंसिडर कर लेते हैं ना, यहाँ तक आते ही डेल्टा पे ध्यान नहीं जाता, स्टार में चले जाएगा तो भी आप आंसर गलत लगा दोगे। ठीक है, और ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला था। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले के साथ एक सबसे बड़ी बुरी बात यह है ना कि जो हमें निकलता है वो सही लगता है और हम टिक कर देते हैं, क्रॉस चेक की तो कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, 4 ऑप्शन होते तो कई बार ऑप्शन मैच नहीं करता है ना, तो एक बार रीथिंक करने का मौका होता है, बट यहाँ पर रीथिंक करने का मौका नहीं है। आप जो सॉल्व करोगे वही लगा दोगे, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि मैंने गलत सॉल्व किया है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम हमारी गलती आसानी से नहीं मानते हैं। ठीक है, चलो मजा आया। तो ये भी एक मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन था। मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्टली कि इंडक्शन मशीन का क्वेश्चन है, नेटवर्क मिक्सिंग था और प्योरली 70-80% तो नेटवर्क का ही क्वेश्चन था। बस इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता होना चाहिए इंडक्शन मशीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिंगल फेस की तरफ। गेट 2018 EE का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, पूरा करवा चुका हूं। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से हमने रोटर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, रोटर को 2 हिस्सों में। ये स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है ना। इंडक्शन मोटर सिंगल फेस को भी हमने बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ा है और ये प्रॉपर क्वेश्चन में ऑलरेडी 2018 का क्वेश्चन है, तो हमारे फुल कोर्स में अवेलेबल ये क्वेश्चन भी, बट फिर भी करवा देता हूं फटाफट। क्या है इसमें, है ना, ऑलरेडी आपने कर रखा होगा, मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं है। सारे द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज शोन इन द फिगर वेयर द पैरामीटर R1 R2 डैश X1 X2 डैश और Xm सबकी वैल्यू आपको गिवन है। एंड S इज द स्लिप एट नो लोड द मोटर स्पीड कैन बी अप्रोक्सीमेटली सिंक्रोनस स्पीड। नो लोड के ऊपर क्या है कि जो मोटर की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, सिंक्रोनस है। क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेटेड बोलना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती कभी, है ना। तो अप्रोक्सीमेटेड क्या है, सिंक्रोनस के बराबर है। हाइपोथेटिकल है क्वेश्चन। द नो लोड लेगिंग पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज, आपको नो लोड लेगिंग पावर फैक्टर निकालना है। अब मैं आपको चीज बताऊं, नो लोड देखो आपने ट्रांसफॉर्मर में भी देखा होगा कि नो लोड पावर फैक्टर काफी पुअर होता है, तो सिमिलरली यहाँ इंडक्शन मोटर में भी क्या आएगा, नो लोड जो पावर फैक्टर होगा ना काफी पुअर आएगा, मतलब 0.1 0.2 0.3 के आसपास ही रहेगा। तो किसी के पास टाइम नहीं हो, 5 सेकंड ही और तुक्का लगाना है, कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप 0.1 0.2 0.3 की रेंज में कुछ लगा सकते हो, किस्मत अच्छी हुई तो सही हो भी जाएगा। ठीक है, चलो तो इसका मतलब है, अब देखो यहां पे अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो स्लिप का क्या होगा साहब, स्लिप का हो जाएगा NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर, तो ऊपर जी तो स्लिप क्या हो गया, 0 हो गया। स्लिप 0 होते से ही हमारे इक्विवेलेंट सर्किट में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आएगा, क्योंकि ये स्लिप 0 समथिंग अपॉन 0 R2 डिवाइडेड बाय 0, तो ये हो जाएगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने का मतलब ये क्या है, ओपन सर्किट हो गया। और यहाँ पे ये जो हमारा R2 रहेगा, R2 डैश डिवाइडेड बाय ये 0 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट मतलब क्या, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, है ना, देखिएगा ध्यान से, इसको अगर हम लोग ओपन बोले तो ये तो पूरे के तो पूरी तरीके से यहाँ पे हट गया, मतलब यहाँ पे अब करंट ही नहीं जाएगा, ये हो गया ओपन सर्किट, इनफाइनाइट हो गया। तो और आपसे पूछा नो लोड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब अगर यहां से कोई करंट जाता है ना, करंट जाता है, तो इस करंट का जो एंगल आएगा, करंट के साथ में कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो एंगल आएगा वही हमारा पावर फैक्टर होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग।
या फिर यूं कहें तो ये करंट कैसा है, करंट आएगा वोल्टेज एंगल 0 डिवाइडेड बाय सम मैग्नीट्यूड एंगल समथिंग कुछ, है ना कुछ। और ये अभी नीचे की साइड में अगर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, तो ये इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड, और है ना करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, इसका पूरा पूरा इंपीडेंस आएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये थीटा कुछ एंगल आएगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और ये जब ऊपर जाएगा v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर तो 0 है मतलब माइनस थीटा, तो जो थीटा आएगा मतलब ये जो इंपीडेंस एंगल आएगा वही आपका पावर फैक्टर एंगल रहेगा, उसको कॉस फाई कर देना आ जाएगा, ये भी कर सकते हो आप, है ना। तो अलग अलग तरीके हैं। तो ये आपको थीटा अल्टीमेटली निकालना है, आपको वोल्टेज से मतलब नहीं है, ना ही इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, आपको किससे मतलब है, एंगल से। बट आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो रियल और इमेजिनरी पोर्शन आएगा। तो अब करना कुछ भी नहीं है, यहां से अगर आप देखो तो जेड इक्विवेलेंट निकाल लोगे, तो जेड इक्विवेलेंट क्या आएगा, जेड इक्विवेलेंट आएगा एक रियल पार्ट और प्लस जे एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, और उसका एंगल करके टेन थीटा 2 इक्वल टू इमेजिनरी डिवाइड बाई रियल y बाई एक्स कर दोगे तो थीटा आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं, बस इसको सॉल्व करना है, सारी वैल्यू पुट करना है, इसको सॉल्व करना है। ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं इसको, है ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, जो कैलकुलेशन मेरे पास अवेलेबल होगी मैं पहले कैलकुलेशन कर देता हूं आपके लिए, कि जो मेरे पास आ रहा है, जो z इक्विवेलेंट आएगा, है ना, इसको z इक्विवेलेंट जब सॉल्व करोगे इसको हटा देना, ये दोनों कायम आ जाएंगे, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम लोग R2/4 हो गया, ये सीरीज में, देन इसके पैरेलल, फिर ये सीरीज में, अल्टीमेटली सब के सब ये तीनों के तीनों कायम आ गए सीरीज में, सिर्फ इन दोनों को कैलकुलेशन सॉल्व करना है। और तो ये z इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 14.7195 प्लस 29.77 जे, है ना, ये आएगा। और सब सारी चीजें करोगे तो एंगल जो आएगा, थीटा जो आएगा वो टेन इनवर्स ये 29.77 डिवाइडेड बाय 14.7195 करोगे तो ये आ जाएगा 63.69, है ना। और पावर फैक्टर कर दोगे इसका, तो आई थिंक पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल टू, ये थीटा कर दोगे तो 0.44 लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। हाँ, ये मानता हूं कि थोड़ी कैलकुलेशन थी लेंदी, बट इसमें आपको इस कैलकुलेशन को भी थोड़ा आसान बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक ब्रांच तो इनफाइनाइट हो गया, ये R2/4 हो गया सिंपली, है ना। और वैल्यूज थोड़ी सी ऐसी है कि बड़े बड़े आराम से, आप ऐसा नहीं कि पॉइंट में है 240 12 इस तरीके से कि आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, ऑफलाइन में भी मैंने देखा, क्योंकि 18 में पूछा था, 18 19 20 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया बहुत ज्यादा, तो ये वाली वैल्यू कई बार निकल नहीं पाती है और बोलते हैं कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा है। आप गलती करते हैं, गलती को पकड़िए, क्योंकि इक्विवेलेंट, जब एसी का इक्विवेलेंट सॉल्व करते हो ना सीरीज पैरेलल, तो वहां बहुत गड़बड़ करते हो जे की। तो जो भी जिनका भी आंसर नहीं आए तो प्लीज 2-3 बार कैलकुलेशन चेक जरूर करना, ठीक है। बाकी डिटेल वर्जन मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करवा रखा है, इस वजह से मैंने ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया किस तरीके से किया हमने। एक लास्ट क्वेश्चन और है सिंगल फेस इंडक्शन मशीन का, गेट 2022 का क्वेश्चन है। और ये भी जब आप मेरे लेक्चर देखोगे, चारों हम लोगों ने मशीन जो सिंगल फेस की जितने भी टाइप्स है, जितनी वैरायटी है, सबको अच्छे से समझा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको समझा है। The type of single phase induction motor expected to have the maximum power factor during steady state running condition, मतलब steady state running condition की बात हो रही है, सिर्फ स्टार्टिंग की बात नहीं हो रही, पूरा जब मोटर अपना फुल लोड कैपेसिटी से चलने लगे तब की बात हो रही है। तो वहां पे आपका पावर फैक्टर किस पे मैक्सिमम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, स्प्लिट फेज के टाइम पे नहीं किया जा सकता है, शेडेड पॉल में भी नहीं है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे कैपेसिटर और रनिंग के टाइम पे परमानेंटली आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। पूरा वर्किंग मैंने ऑलरेडी फुल कोर्स में बताया हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, डी इज द करेक्ट आंसर, गेट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एट दिस नोट इंडक्शन मशीन के सारे रिसेंट ट्रेंड 2018 से लगा के 2022 तक के सारे क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं। ऑलमोस्ट मैं 2-3 साल के तो हमारे फुल कोर्स में भी करवा चुका था, और प्लीज वो फुल कोर्स जो हमने बनाया है बहुत मेहनत से बनाया, सब कुछ अवेलेबल है उसमें, सब कुछ 25 साल 30 साल 35 साल या जब से इलेक्ट्रिकल मशीन बनी है तब से किताबों में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो मेरे पढ़ाए हुए में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। नहीं तो स्टूडेंट सोचता है हर बार गेट का सिलेबस बदलेगा तो क्या मशीन बदल जाएगा, अरे नहीं, मशीन जब से बनी है, जब से वही यूज हो रही है, जब से निकोला टेस्ला ने बहुत सारी चीजें दी है, तब से वही सही वही चीजें पढ़ी जा रही है।
ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग सिंक्रोनस मशीन रिसेंट ट्रेंड चालू करेंगे। और एक बार और मैं याद दिला रहा हूं, रेंग बूस्टर का 249 रुपीज का जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से जरूर परचेस करके वो पढ़ के जरूर जाना, है ना। इसलिए उसका प्राइस नहीं बढ़वाया है मैंने, टीम ने बोला था मुझे प्राइस बढ़ाने का, बट उसका नहीं बढ़ाया है प्राइस। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम का है। जो लोग भी अच्छा रैंक लाना चाह रहे हो तो वो पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि सारे कंक्लूजन एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिजल्ट उसी का आएगा जो 3 घंटे में ज्यादा कॉन्सेप्ट उस दिन याद रखता है और कितने सिस्टमेटिक तरीके से जाता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। नेक्स्ट लेक्चर में सिंक्रोनस स्टार्ट करेंगे, उसको भी फटाफट हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।